एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज लेक्चर्स बाय डॉक्टर शिवी भसीन। आज हम एक बहुत इंटरेस्टिंग नया टॉपिक लेकर आए हैं जो है मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। इससे पहले कुछ समय पहले मैंने लॉकडाउन के ड्यूरेशन में ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स साइकिल, ग्लाइकोनियोजेनेसिस, बीटा ऑक्सीडेशन, इन सब के वीडियोज़ डाले थे। ये सभी टॉपिक इस सेमेस्टर में हमारे एमएससी जूलॉजी के सिलेबस में हैं। तो उसमें से एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, जो उसी को कंटिन्यू करता है। हम सब जानते हैं कि सेल का जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस है वो यूकेरियोटिक सेल में माइटोकॉन्ड्रिया में चलता है। आप सभी माइटोकॉन्ड्रिया के बेसिक स्ट्रक्चर से परिचित होंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया में दो मेम्ब्रेन होती हैं, एक आउटर मेम्ब्रेन कहलाती है, एक इनर मेम्ब्रेन कहलाती है, और इन दोनों मेम्ब्रेन के बीच का जो स्पेस है वो इंटर मेम्ब्रेन स्पेस कहलाता है। और माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन पर फोल्ड्स होते हैं जिसको हम क्रिस्टी बोलते हैं, जहाँ पर कि हमारी क्रेब्स साइकिल चलती है, और इसी के कंटिन्यूशन में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होती है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो है वो एटीपी जनरेट करने का एक मेन स्टेप होता है, जिसके बाद एटीपी का जनरेशन होता है। हम सबको पता है कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो पावर हाउस ऑफ द सेल कहलाता है। ये यूकेरियोटिक सेल में प्रेजेंट होता है और इसका मेन काम होता है एटीपी का प्रोडक्शन करना। ठीक है, एनर्जी रिलीज होती है ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन से। मैंने पहले भी बताया कि ग्लाइकोलिसिस होगा तो ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होगा, पायरुविक एसिड बनेगा। पायरुविक एसिड या तो क्रेब्स साइकिल को एंटर कर जाएगा, या फिर ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो वो लैक्टिक एसिड कम ऑक्सीजन में बना लेगा, बिल्कुल नहीं मिलेगा तो इथेनॉल बना लेगा। ये सब बात हम पहले के वीडियोज़ में कर चुके हैं। अभी सिर्फ आपको इतना जानना है कि माइटोकॉन्ड्रिया जैसे दे आर दी पावर स्टेशंस ऑफ यूकेरियोटिक सेल यूजिंग एनर्जी रिलीज बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज एंड अदर शुगर टू प्रोड्यूस एटीपी, है ना। माइटोकॉन्ड्रिया में जो मेन काम होता है वो एटीपी प्रोडक्शन का होता है। इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम एनएडीएच प्रोड्यूस्ड इन द सिट्रिक एसिड साइकिल इन द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स टू ऑक्सीजन बाय अ सीरीज ऑफ लार्ज प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस इन द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन विच क्रिएट अ ट्रांसमेम्ब्रेन इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट बाय पंपिंग प्रोटॉन्स अक्रॉस दी मेम्ब्रेन। क्या होता है कि जो NADH प्रोड्यूस होता है सिट्रिक एसिड साइकिल में या क्रेब्स साइकिल में, वो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में आ जाता है, और वो ऑक्सीजन में इट इज माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स टू ऑक्सीजन बाय सीरीज ऑफ, और एक बहुत लार्ज सीरीज ऑफ प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस होती है, जो कि प्रोटीन के बहुत सारे कॉम्प्लेक्सेस होते हैं जो कि इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं, और ये एक ट्रांस मेम्ब्रेन इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट जनरेट कर देते हैं मेम्ब्रेन के बाहर और अंदर के बीच में। एक ट्रांस आउटसाइड मेम्ब्रेन स्पेस में और इंटरनल मेम्ब्रेन के बाहर और मेम्ब्रेन के अंदर, इस एरिया में ये एक ट्रांस मेम्ब्रेन इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट जनरेट कर देते हैं इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स को पंप कर करके, है ना। द फ्लो ऑफ प्रोटॉन बैक इनटू द मैट्रिक्स वाया प्रोटॉन चैनल इन द एटीपी सिंथेसिस लीड्स टू कन्फर्मेशनल चेंज इन द न्यूक्लियोटाइड बाइंडिंग पॉकेट्स एंड द फॉर्मेशन ऑफ एटीपी। और क्या होता है कि प्रोटॉन का ये बार बार पंप होना बाहर और अंदर, प्रोटॉन चैनल के थ्रू प्रोटॉन की जो पंपिंग होती है, मैट्रिक्स में आना प्रोटॉन का। मैट्रिक्स जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर की स्पेस है। यदि माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर आपको क्लियर है तो आपको समझ में आ रहा होगा कि माइटोकॉन्ड्रिया की जो इनर मेम्ब्रेन होती है वो अंदर की तरफ क्रिस्टी बनाती है। माइटोकॉन्ड्रिया की जो अंदर का साइड है उसको हम माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स बोलते हैं, और जो बाहर का साइड है इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन के बीच का जो पोर्शन है उसको हम इंटर मेम्ब्रेन स्पेस बोलते हैं। और प्रोटॉन्स की जो पंपिंग होती है वो मैट्रिक्स तक बाहर से अंदर की तरफ होती है प्रोटॉन चैनल के थ्रू, जिससे कि न्यूक्लियोटाइड बाइंडिंग पॉकेट्स जो हैं वो जनरेट होती हैं और एटीपी का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो ये जो प्रोटॉन की पंपिंग होती है और जो इलेक्ट्रॉन्स के ट्रांसफ़र का पूरा प्रोसेस है, इसमें बहुत सारे महत्वपूर्ण कॉम्प्लेक्सेस इन्वॉल्व होते हैं। और ये जो फ्लो है इलेक्ट्रॉन के ट्रांसपोर्ट का और प्रोटॉन की पंपिंग का, जिससे फाइनली एटीपी का जनरेशन होता है, फाइनली ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन होता है, ये पूरा का पूरा फ्लो इलेक्ट्रॉन्स के एक से दूसरे कॉम्प्लेक्स में ट्रांसफ़र होने का और प्रोटॉन के इंटरमेम्ब्रेन स्पेस से मैट्रिक्स में पंप होने का, ये जो पूरा फ्लो है ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कहलाता है, जिसमें डिफरेंट कॉम्प्लेक्सेस इन्वॉल्व होते हैं। एक एक करके हम सारे कॉम्प्लेक्सेस देखेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं रेस्पिरेटरी चेन कॉम्प्लेक्सेस। इन दी रेस्पिरेटरी चेन दी NADH एंड FADH
NADH2 that was accumulated in the preceding degenerative pathways finally disposed by reacting it with the molecular oxygen. जो भी NADH क्रेब्स साइकिल में बना होता है और जो भी FADH2 क्रेब्स साइकिल में बना होता है वो डिस्पोज हो जाता है, यानी ख़त्म हो जाता है ऑक्सीजन से रिएक्ट करने के बाद, वो ऑक्सीडाइज हो जाता है। और जो एनर्जी इससे जनरेट होती है इस कोल्ड कंबस्टन से, इस कोल्ड बर्निंग से जो एनर्जी जनरेट होती है उसका इस्तेमाल किया जाता है एटीपी प्रोड्यूस करने में, है ना। अमाउंट ऑफ एटीपी जनरेटेड इन द रेस्पिरेटरी चेन फार एक्सीड्स द मॉडेस्ट क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड इन अपस्ट्रीम पाथवे। और जो भी एटीपी जनरेट होता है रेस्पिरेटरी चेन में उसका जो अमाउंट होता है वो ज़्यादा होता है, और यही रीज़न है वाई एरोबिक मेटाबॉलिज्म, क्योंकि इसी कारण से एरोबिक मेटाबॉलिज्म जो है वो अच्छे खासे, एरोबिक का मतलब होता है जहाँ ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट वाला जब ऑक्सीजन की जो प्रेजेंस में होता है ऐसे रेस्पिरेशन को हम एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं, और जो ऑक्सीजन के एब्सेंस में होता है उसको हम एनएरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। तो यही कारण है कि जो एरोबिक रेस्पिरेशन होता है वो फिज़िकल एक्टिविटीज़ को पूरा करने के लिए, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को पूरा करने के लिए ज़रूरी होता है। वो इतनी एनर्जी जनरेट कर पाता है कि उससे मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ पूरी हो सके, क्योंकि जो एटीपी जनरेट होता है एरोबिक रेस्पिरेशन से वो बहुत अच्छी मात्रा का, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में एटीपी बनता है, जिससे कि बॉडी की मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ आसानी से पूरी की जा सकती है। वर्किंग ऑफ द रेस्पिरेटरी चेन आर क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम ऑल द पाथवे इन ह्यूमन मेटाबॉलिज्म। ईच ऑफ दोज अदर पाथवे कंसिस्ट ऑफ अ सक्सेशन ऑफ डिस्क्रीट एंजाइम रिएक्शंस। जो ह्यूमन के अंदर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन चलती है ना, वो थोड़ी सी अलग है बाकी के ऑर्गेनिज्म से। इन एज मच एज दिस पाथवे कंट्रीब्यूट टू द प्रोडक्शन ऑफ एटीपी, और जितने भी पाथवे इसमें चलते हैं वो सब एटीपी के प्रोडक्शन में कंट्रीब्यूट करते हैं। और पूरे पाथवे में आप देखेंगे कि एनर्जी का ट्रांसफ़र होगा एक एनर्जी रिच बॉन्ड से, एक एनर्जी रिच कॉम्प्लेक्स से दूसरे एनर्जी रिच कॉम्प्लेक्स में, एक एनर्जी रिच कंपाउंड से दूसरे एनर्जी रिच कंपाउंड में, जिससे कि नया फॉस्फो एनहाइड्राइड बॉन्ड क्रिएट होगा और फाइनली एटीपी का प्रोडक्शन होगा। मतलब हर स्टेप पे आप देखेंगे कि एनर्जी का ट्रांसफ़र हो रहा है एक कॉम्प्लेक्स से दूसरे कॉम्प्लेक्स में, और फाइनली उससे एटीपी का प्रोडक्शन हो रहा है। इन कॉन्ट्रास्ट द रेस्पिरेटरी चेन combines chemical reaction with physical forces that are not pinned down to individual molecule and the energy is stored and converted in the novel way। और इन कंट्रास्ट क्या होता है, जो रेस्पिरेटरी चेन होता है वो केमिकल रिएक्शन से और फिजिकल फोर्सेस से कंबाइन करता है, उससे मिलता है ना, और एनर्जी जो है वो फाइनली एक प्रॉपर फॉर्म में, एटीपी के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। इस प्रोसेस के एंड तक आते आते आप देखेंगे कि किस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसपोर्ट हो रहा है, प्रोटॉन की पंपिंग हो रही है, और फाइनली जो एनर्जी है वो एटीपी के फॉर्म में स्टोर हो रही है। रेस्पिरेटरी चेन इन्वॉल्व्स 4 लार्ज प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस। ये जो रेस्पिरेटरी चेन होती है इसमें 4 प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस लगते हैं और एक एंजाइम लगता है एटीपी सिंथेटेज। ये ऑल दीज आर एम्बेडेड इन द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। माइटोकॉन्ड्रिया के स्ट्रक्चर को अगर आप इमेजिन कर सकते हैं, मैं बार बार कह रही हूँ तो करिए। माइटोकॉन्ड्रिया का एक आउटर मेम्ब्रेन होता है और एक इनर मेम्ब्रेन होता है। जो इसका इनर मेम्ब्रेन होता है उस हिस्से में लिपटे होते हैं ये एंजाइम एटीपी सिंथेटेज और ये चारों बड़े प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस, प्रोटीन कॉम्प्लेक्स 1 से लेके प्रोटीन कॉम्प्लेक्स 4 तक। एंड कोएंजाइम Q एंड साइटोक्रोम C आर डिफ्यूजिबल इलेक्ट्रॉन कैरियर्स। इनका भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में। कोएंजाइम Q का और साइटोक्रोम C का। इन दिस स्कीम द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स इज बिलो द मेम्ब्रेन वेयर एज द साइटोसोल इज अबव इट। द रिएक्शन कैरिड आउट इन द चेन आर एक्सप्लेन्ड बिलो। नाउ दैट द रिएक्टेंट्स इन द स्कीम आर स्क्यू काइमेट्रिकली बैलेंस्ड। ये रिएक्शन बता रहे हैं, देखो कॉम्प्लेक्स 1 किस तरह से NADH का रिडक्शन हुआ, फिर FADH का हुआ, किस तरह से इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट हो रहा है और फाइनली ATP का फॉर्मेशन हो रहा है। यदि एक एक करके स्टेप में समझाऊं तो जो सबसे पहला स्टेप है उसमें हाइड्रोजन इज एब्स्ट्रैक्टेड फ्रॉम NADH2 एंड फॉर्म्स
FADH2। देखो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि जो NADH है उससे ऑक्सीजन हाइड्रोजन जो है वो हट रही है और यहाँ FADH2 का फॉर्मेशन हो रहा है पहले स्टेप में। फिर दी सेकेंड स्टेप में क्या हो रहा है, दी इलेक्ट्रॉन्स ऑब्टेन्ड विद द हाइड्रोजन आर पास डाउन अ कैस्केड ऑफ कैरियर मॉलिक्यूल लोकेटेड इन कॉम्प्लेक्स 1 to 4 एंड देन ट्रांसफर टू O2। इसमें ये हो रहा है कि जो भी इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि हाइड्रोजन से ऑब्टेन हुए हैं वो एक पूरी सीरीज अंडरगो कर रहे हैं, कॉम्प्लेक्स 1 2 3 4 इस पूरी सीरीज से पास कर रहे हैं और फाइनली वो ऑक्सीजन को मिल रहे हैं, है ना। ये पूरे चारों स्टेप क्लियर करने के बाद जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ऑक्सीजन तक पहुंच रहे हैं। पावर्ड बाय द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट कॉम्प्लेक्स 1 3 and 4 एक्सपेल प्रोटॉन अक्रॉस द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। अब जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है, ये जो इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स 1 से कॉम्प्लेक्स 2 तक गया, फिर कॉम्प्लेक्स 3 तक गया, फिर कॉम्प्लेक्स 4 तक गया, फिर फाइनली वो ऑक्सीजन को ट्रांसफर हो गया। ये जो पूरी ट्रांसपोर्ट की प्रक्रिया हुई, इस दौरान क्या हो रहा है कि प्रोटॉन्स बाहर की तरफ फेंके जा रहे हैं, प्रोटॉन्स एक्सपेल हो रहे हैं, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में आ रहे हैं, है ना। प्रोटॉन्स एक्सपेल अक्रॉस द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, मतलब सॉरी इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन से फेंके जा रहे हैं प्रोटॉन्स एंड द एक्सपेल प्रोटॉन्स री एंटर द माइटोकॉन्ड्रिया थ्रू द ATP सिंथेसिस ड्राइविंग ATP सिंथेसिस। ठीक है, मतलब स्टेप 3 में क्या हुआ कि इन कॉम्प्लेक्सेस की मदद से माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन ने इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स को एक्सपेल कर दिया, बाहर फेंक दिया। कैसे फेंका, जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट हो रहा था ना चारों कॉम्प्लेक्सेस की मदद से और फाइनली वो इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन तक पहुंच रहा था, उस इलेक्ट्रॉन के ट्रांसपोर्टेशन से एनर्जी जनरेट हुई। जिस एनर्जी की जनरेशन को, जिस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट की एनर्जी को लेकर जो प्रोटॉन्स हैं उन्हें बाहर फेंक दिया गया है इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन से। और फिर क्या हुआ, ये जो बाहर फेंके हुए प्रोटॉन थे ये फिर से री एंटर कर गए, वापस घुस गए माइटोकॉन्ड्रिया में ATP सिंथेटेस एंजाइम की मदद से और इन्होंने फाइनली ATP का सिंथेसिस करवाने में मदद करी। ठीक है ना, ये चीज़ आप क्लियर रखिएगा। फिर इसके बाद द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कंप्राइजेस ऑफ complexes 1 to 4. A hydrogen is acquired by complex 1 and 2 from NADH and FADH2 respectively. जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है वो उसके अंदर 4 कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, कॉम्प्लेक्स 1 2 3 and 4। और जो हाइड्रोजन है वो फर्स्ट और सेकंड कॉम्प्लेक्स से को की मतलब जैसे यहाँ मैंने बताया था कि सबसे पहले जो हाइड्रोजन है वो NADH से निकलेगा और फाइनली FADH2 का फॉर्मेशन होगा, फिर वो FADH से भी रिलीज हो जाएगा। और फिर जो इलेक्ट्रॉन्स है दे आर पास्ड डाउन द चेन टू कॉम्प्लेक्स 4। और ऐसे करके मैंने थोड़ी देर पहले ही आपको बताया था कि किस तरह से इलेक्ट्रॉन्स कॉम्प्लेक्स 1 2 3 4 को ट्रेवल करते करते कॉम्प्लेक्स 4 तक पहुंचेंगे, विच ट्रांसफर्स देम टू मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन। और फिर जो कॉम्प्लेक्स 4 है ये इलेक्ट्रॉन्स को कहाँ पहुंचा देगा, मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन तक। ये मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो कॉम्प्लेक्स 1 2 3 4 को पास करते करते मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन तक पहुंच जाएंगे, है ना। विच देन ट्रांसफर्स कॉम्प्लेक्स 1 3 and 4 एक्सट्रैक्ट एनर्जी फ्रॉम द इलेक्ट्रॉन फ्लो एंड यूज इट टू एक्सपेल प्रोटॉन्स अक्रॉस द मेम्ब्रेन। जो कॉम्प्लेक्स 1 है 3 है और 4 है वो एक्सट्रैक्ट करते हैं एनर्जी इलेक्ट्रॉन फ्लो से और उसका इस्तेमाल करते हैं प्रोटॉन को मेम्ब्रेन से बाहर निकालने में। ये मैंने ऊपर भी बताया कि जो एनर्जी जनरेट हो रही है इलेक्ट्रॉन के ट्रांसपोर्ट से उसका इस्तेमाल किया जाएगा प्रोटॉन को इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन से बाहर फेंकने में। फॉर ईच इलेक्ट्रॉन माइग्रेटिंग डाउन द चेन मल्टीपल प्रोटॉन्स आर पम्प्ड आउट ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया। एक एक इलेक्ट्रॉन के माइग्रेशन से, एक एक इलेक्ट्रॉन के कॉम्प्लेक्स 1 से कॉम्प्लेक्स 2 तक जाने का सफ़र, कॉम्प्लेक्स 2 से कॉम्प्लेक्स 3 और कॉम्प्लेक्स 3 से कॉम्प्लेक्स 4 तक जाने का जो सफ़र है, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन एक एक पड़ाव को पार करेगा वैसे वैसे बहुत सारे एक इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर होने पे बहुत सारे प्रोटॉन बाहर फेंक दिए जाएंगे इनर माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स से बाहर की तरफ, माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन की तरफ। ठीक है, द प्रोटॉन एक्यूमुलेट आउटसाइड द माइटोकॉन्ड्रिया आर अलाउड बैक इन थ्रू ATP सिंथेटेस, है ना। ATP और जो प्रोटॉन बाहर फेंक दिए गए वो ATP सिंथेटेस एंजाइम की मदद से वापस क्या कर दिए जाएंगे, वापस
एक्यूमुलेट हो जाएंगे और वापस मतलब अंदर की तरफ बाहर जो एक्यूमुलेट होंगे वो वापस अंदर एंटर करेंगे माइटोकॉन्ड्रिया को। ये भी मैं पहले बता चुकी हूँ किसकी मदद से, एटीपी सिंथेटेस एंजाइम की मदद से। द प्रोटीन इज अ मॉलिक्यूलर मोटर ड्रिवन टू रोटेट बाय द फ्लो ऑफ प्रोटॉन थ्रू इट इनटू द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। द रोटेटरी मोशन ऑफ एटीपी सिंथेटेस इन टर्न ड्राइव्स द सिंथेसिस ऑफ एटीपी फ्रॉम एडीपी एंड फॉस्फेट। और ये जो प्रोटॉन बाहर फेंक दिए गए हैं ये एटीपी सिंथेटेस एंजाइम की मदद से वापस माइटोकॉन्ड्रिया में अंदर आएंगे और जैसे ये अंदर आएंगे वैसे ही ये एटीपी का फॉर्मेशन कराएंगे। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम को देख लेते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है वो क्या है। इट इज़ अ सीरीज ऑफ कॉम्प्लेक्सेस दैट ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इलेक्ट्रॉन डोनर टू इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर वाया रेडॉक्स रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन ऑकरिंग साइमल्टेनियसली रिएक्शन। क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन यदि कोई आपसे एक लाइन में पूछे कि क्या है, तो ये एक सीरीज है कॉम्प्लेक्सेस की जिसके थ्रू कि इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है इलेक्ट्रॉन डोनर से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स तक। कैसे? दोनों रिडक्शन और ऑक्सीडेशन रिएक्शन काउंटर पैरेलली चलते रहते हैं और इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है किससे, इलेक्ट्रॉन डोनर से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर तक। एंड कपल्स द इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर विद द ट्रांसफर ऑफ प्रोटॉन अक्रॉस द मेम्ब्रेन। और जैसे ही एक भी इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ उसकी अवज में उसके कंपेंसेशन के लिए बहुत सारे प्रोटॉन जो है इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन से बाहर की तरफ फेंक दिए जाएंगे, जो प्रोटॉन बाद में फिर अंदर आएंगे एटीपी सिंथेसिस के साथ, सिंथेटेस एंजाइम के साथ, और एटीपी सिंथेसिस कराएंगे। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इज बिल्डअप ऑफ पेप्टाइड एंजाइम और अदर मॉलिक्यूल। इसमें पेप्टाइड भी होते हैं, एंजाइम भी होते हैं, दूसरे मॉलिक्यूल भी होते हैं। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन थ्रू द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इज एक्सर्जेनिक प्रोसेस। जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के थ्रू वो एक एक्सर्गोनिक प्रोसेस है, यानी कि एनर्जी रिलीजिंग प्रोसेस है। दी एनर्जी फ्रॉम द रेडॉक्स रिएक्शन क्रिएट्स इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोटॉन ग्रेडियंट दैट ड्राइव्स द सिंथेसिस ऑफ एटीपी। और ये जो पूरी एनर्जी है रेडॉक्स रिएक्शन से, ये जो एनर्जी जो जनरेट होती है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में, उसका इस्तेमाल किया जाता है एटीपी के फॉर्मेशन में, एटीपी के सिंथेसिस में। इन एरोबिक रेस्पिरेशन द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन टर्मिनेट्स विद द मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन बीइंग द फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। ये मैंने आपको शुरू में भी बताया था कि जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट हो रहा है वो कॉम्प्लेक्स 4 को क्रॉस करने के बाद फाइनली कहाँ पहुँचेगा, मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन तक पहुँचेगा। इन कहाँ, एरोबिक रेस्पिरेशन में। और इन एनारोबिक रेस्पिरेशन अदर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स आर यूज सच एज सल्फेट। और एनारोबिक रेस्पिरेशन जो होती है वहाँ सल्फेट तरीके दूसरे जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स हैं उनका इस्तेमाल किया जाता है। इन द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन द रेडॉक्स रिएक्शन आर ड्रिवन बाय गिब्स फ्री एनर्जी स्टेट ऑफ द कंपोनेंट। गिब्स फ्री एनर्जी इज रिलेटेड टू अ क्वांटिटी कॉल्ड द रेडॉक्स पोटेंशियल। और जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है उसमें जो रेडॉक्स रिएक्शन है वो गिब्स फ्री एनर्जी से गवर्न होते हैं और वो एक रेडॉक्स पोटेंशियल से रिलेटेड होती है। द कॉम्प्लेक्स इन द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन have the energy of redox reaction that occur when transferring electron from a low redox potential to a high redox potential creating an electrochemical gradient। और जब इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसपोर्ट होता है एक लो रेडॉक्स पोटेंशियल से एक हाई रेडॉक्स पोटेंशियल की तरफ, तो एक इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट क्रिएट होता है। इट इज़ द इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट क्रिएटेड दैट ड्राइव्स द सिंथेसिस ऑफ एटीपी। और इसी इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट की मदद से जो एटीपी का सिंथेसिस है वो प्रोसेस कंप्लीट होती है, वो प्रोसेस काउंटर पैरेलली चल पाती है। द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन एंड द साइट ऑफ ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलाइजेशन इज फाउंड ऑन द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। ये तो पता ही है कि जो पूरी प्रोसेस होती है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की, यानी कि इलेक्ट्रॉन के ट्रांसपोर्ट की, और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलाइजेशन की यानी एटीपी के सिंथेसिस की, ये दोनों कहाँ होती हैं, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पे होती है। एनर्जी स्टोर्ड फॉर द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन इज, और जो भी एनर्जी होती है रेस्पिरेशन के प्रोसेस के लिए जो भी एनर्जी स्टोर्ड होती है वो NADH और FADH के फॉर्म में होती है, यानी रिड्यूस्ड कंपाउंड्स के फॉर्म में एनर्जी स्टोर्ड होती है। थोड़ी देर पहले भी मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो होती है उसमें एनर्जी रिलीज होती है और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलाइजेशन यानी एटीपी के बनने में एनर्जी कंज्यूम होती है। ठीक है,
is used by the electron transport chain to pump proton into the inner membrane space, creating the electrochemical gradient over the inner mitochondrial matrix. ठीक है, जो एनर्जी स्टोर्ड होती है उसका काम होता है कि एटीपी के फॉर्मेशन में मदद करे. इन फोटोसिंथेटिक यूकेरियोट्स द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इज फाउंड ऑन दी थैलेकॉइड मेम्ब्रेन. जो फोटोसिंथेसिस करने वाले प्लांट्स होते हैं उनमें जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होती है वो थैलेकॉइड मेम्ब्रेन में पाई जाती है. यहाँ पे लाइट एनर्जी ड्राइव्स द रिडक्शन ऑफ कंपोनेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन एंड देयरफॉर कॉजेस सब्सिक्वेंट सिंथेसिस ऑफ एटीपी. यहाँ पे जो एटीपी का सिंथेसिस होता है फोटोसिंथेटिक प्लांट्स में वो होता है किसकी मदद से, लाइट की मदद से. इसलिए जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है वो कहाँ चलती है, थैलेकॉइड की मेम्ब्रेन पे चलती है. और बैक्टीरिया के अंदर जो है वो रिडॉक्स रिएक्शन होते हैं. अब बैक्टीरिया में एक बात ध्यान रखिएगा कि माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट होता है. रेस्पिरेशन की जो प्रोसेस है वो प्रोकैरियोटिक सेल में मीसोसोम्स में चलती है. तो वहाँ पर क्या होता है कि जो रिडॉक्स रिएक्शन होते हैं वो रिडॉक्स रिएक्शन भी चलते रहेंगे और उसके काउंटर पैरेलल उससे जो जनरेट होगी एनर्जी से एटीपी का सिंथेसिस होगा और इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट क्रिएट होगा, है ना, जिसकी मदद से एनर्जी का जनरेशन होगा, एटीपी का सिंथेसिस होगा. इस तरह से वो प्रोसेस वहाँ पर चलेगी. कॉम्प्लेक्सेस वही होंगे, बस माइनर डिफरेंसेस होते हैं. 4 membrane bound complexes have been identified in mitochondria. Each is an extremely complex transmembrane structure that is embedded in the inner membrane. ठीक है, 4 कॉम्प्लेक्स इसमें पहचाने गए हैं ईटीसी में जो इन्वॉल्व होते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में. और हर कॉम्प्लेक्स जो है वो एक कॉम्प्लेक्स ट्रांसमेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है जो कि माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन में पाया जाता है. ठीक है, 3 of them are protein pumps. और 3 कॉम्प्लेक्स ऐसे हैं जो कि प्रोटीन को पंप, प्रोटॉन पंप्स होते हैं, प्रोटॉन को पंप करने के काम में आते हैं. द स्ट्रक्चर एंड इलेक्ट्रिकली कनेक्टेड, दे आर स्ट्रक्चरली एंड इलेक्ट्रिकली कनेक्टेड बाय लिपिड सॉल्युबल इलेक्ट्रॉन कैरियर. ये जो स्ट्रक्चरली और केमिकली काय से कनेक्टेड होते हैं, लिपिड सॉल्युबल इलेक्ट्रॉन कैरियर से कनेक्टेड होते हैं और वाटर सॉल्युबल इलेक्ट्रॉन कैरियर से भी कनेक्टेड हो सकते हैं. और इसकी जो ओवरऑल रिएक्शन है वो है NADH प्लस हाफ O2 प्लस H प्लस ADP प्लस फॉस्फेट दैट गिव्स NAD प्लस ATP प्लस H2O. ठीक है, अब अगर हम इसके मैकेनिज्म को देखें कि मैकेनिज्म क्या होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का, तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इज अ प्रोसेस इन विच NADH एंड FADH2 आर प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग ग्लाइकोलिसिस, बीटा ऑक्सीडेशन एंड अदर कैटाबॉलिक प्रोसेस आर ऑक्सीडाइज्ड, thus releasing the energy in the form of ATP. जो भी अभी तक हमने स्टेप्स पढ़े, जैसे ग्लाइकोलिसिस पढ़ा, उसमें हमने देखा था कि ग्लूकोज का कन्वर्शन होता है पायरुविक एसिड में. फिर वो पायरुविक एसिड जो है वो क्रेब्स साइकिल को एंटर करता है एरोबिक कंडीशंस में और वाटर और NADH और FADH बना रहा है. हर स्टेप पर आपने देखा, बीटा ऑक्सीडेशन में देखा कि NADH और FADH2 बनते हैं. तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इस NADH2 और FADH2 का इस्तेमाल करके उस लेवल पे ला देता है कि अब इससे फाइनली एटीपी का प्रोडक्शन हो सकता है. एक महत्वपूर्ण स्टेप एटीपी जो कि एनर्जी करेंसी हमारे सेल का, उसको बनाने में है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन. इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के दौरान इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट होता है एक कॉम्प्लेक्स से दूसरे कॉम्प्लेक्स तक. इसी दौरान जब ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट होंगे तब प्रोटीन्स जो है वो पंप कर दिए जाते हैं, प्रोटॉन्स जो है वो पंप कर दिए जाते हैं इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन से बाहर की तरफ. और ये प्रोटॉन्स वापस से एंटर करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को एटीपी सिंथेसिस के साथ और एनर्जी कंज्यूम करके एटीपी का सिंथेसिस करवाते हैं. ठीक है, The mechanism by which ATP is formed in the ETC is called as कीमियोस्मोटिक फॉस्फोरिलाइजेशन. ठीक है, जिस प्रोसेस से ETC के एंड में ATP का फॉर्मेशन होता है उसको कहते हैं कीमियोस्मोटिक फॉस्फोरिलाइजेशन या ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलाइजेशन, साधारण साइंटिफिक भाषा में उसे बोला जाता है. ईच 4 कॉम्प्लेक्सेस हैव देयर रोल इन द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट प्रोसेस विच आर डिस्कस्ड बिलो. ठीक है, हर कॉम्प्लेक्स का एक रोल होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट के अंदर, है ना. कौन कौन से कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, NADH कोएंजाइम Q ऑक्सीडो रिडक्टेस, ये सबसे पहला कॉम्प्लेक्स है NADH कोएंजाइम
क्यू ऑक्सीडो रिडक्टेज, इसको कॉम्प्लेक्स 1 बोलते हैं। कॉम्प्लेक्स 1 एक्सेप्ट्स हाइड्रोजन फ्रॉम NADH एंड H+। ये जो कॉम्प्लेक्स 1 होता है इसका काम होता है हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करना। किससे? NADH H+ से ये हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करता है, इसीलिए इसका नाम है NADH डिहाइड्रोजिनेस। द NADH इज ऑक्सीडाइज्ड back to NAD and thereby readied for the next round of reduction in the TCA cycle or by pyruvate dehydrogenase। और ये क्या होता है कि एक बार इसने हाइड्रोजन को एक्सेप्ट किया है ना, और उसके तुरंत बाद हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करता है, इसीलिए इसका नाम है NADH डिहाइड्रोजिनेस। NADH इसके बाद तुरंत ऑक्सीडाइज हो जाता है और NAD बना देता है और नेक्स्ट राउंड के लिए रेडी हो जाता है ना। ये अब NAD जो है ये नेक्स्ट राउंड के लिए TCA भी एंटर कर सकता है ना, और पायरुविक डिहाइड्रोजिनेस से वहाँ जाके रिड्यूस भी हो सकता है। दी हाइड्रोजन इज स्प्लिट इनटू इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, और यहाँ पे हाइड्रोजन जो है वो टूट जाएगी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में, और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं दे ट्रैवल अक्रॉस अ स्ट्रिंग ऑफ रिडॉक्स कोफैक्टर दैट ट्रांसफर्स द एंटायर प्रोटीन कॉम्प्लेक्स and are then transferred to small membrane resident carrier molecule known as यूबीक्रोम और coenzyme Q। जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इसके बाद ये पूरे रेडॉक्स कोफैक्टर्स को क्रॉस करेंगे और पूरे के पूरे चारों प्रोटीन कॉम्प्लेक्स से होते हुए मेम्ब्रेन रेसिडेंट कैरियर मॉलिक्यूल के पास पहुंचेंगे, जिसे कहते हैं यूनिक्रोम या कोएंजाइम क्यू। और इसके बाद कोएंजाइम क्यू से ये पास होंगे, ये पहुंचेंगे कॉम्प्लेक्स 3 तक। ठीक है। पावर्ड बाय द इलेक्ट्रॉन माइग्रेशन कॉम्प्लेक्स 1 इजेक्ट्स 4 प्रोटॉन अक्रॉस द मेम्ब्रेन। और जैसे ही इलेक्ट्रॉन का माइग्रेशन हुआ, शुरू से मैं बता रही हूँ, जैसे ही इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट हुआ वैसे ही जो कॉम्प्लेक्स 1 है उसने जैसे ही इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट किया एक भी, वैसे ही वो 4 प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन की एवज में 4 प्रोटॉन को फटाफट क्या कर देगा, बाहर की तरफ फेंक देगा। ठीक है। ये फेंके हुए प्रोटॉन फिर आएंगे माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी सिंथेटेज के साथ। ठीक है। एटीपी बनाने में यही मददकारी होंगे। द रिएक्शन दैट इज कैटलाइज्ड बाय दिस एंजाइम इज द 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन ऑफ NADH बाय कोएंजाइम Q10 और यूनिक्विनोन। इट इज अ लिपिड सॉल्युबल क्विनोन दैट इज फाउंड इन माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। ये जो पूरा रिएक्शन है ये कैटलाइज होता है किससे, एक एंजाइम से जिसको कोएंजाइम Q10 कहते हैं या यूबिक्विनोन कहते हैं, जो कि एक लिपिड सॉल्युबल क्विनोन है, और वो लिपिड सॉल्युबल क्विनोन माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में पाया जाता है ना। NADH यानी कि जो पहला जो कॉम्प्लेक्स है वो NADH कोएंजाइम Q ऑक्सीडो रिडक्टेज है ना। सबसे पहले जो है वो NADH का से हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट होगा, हटेगा, है ना। और ये जो है ये स्टेप NADH ये जो है ये NADH डिहाइड्रोजिनेस की मदद से होगा, है ना। और ये इसमें क्या होगा कि जो ऑक्सीजन जो हाइड्रोजन यहाँ से माइनस हुआ है, जो हाइड्रोजन यहाँ से हटा है, वो आगे ट्रांसफ़र होगा। हाइड्रोजन जो है वो फिर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में स्प्लिट कर जाएगा, और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं एक्चुअली वो ट्रांसफ़र होंगे और चारों कॉम्प्लेक्सेस को क्रॉस करेंगे। जैसे ही कॉम्प्लेक्स 1 से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट होगा वैसे ही कॉम्प्लेक्स 1 क्या करेगा, 4 प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन को ट्रांसपोर्ट करेगा और 4 प्रोटॉन उसके कंपनसेशन में बाहर की तरफ माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन की तरफ फेंक देगा। और ये जो एंजाइम यहाँ पर जो एंजाइम मदद करेगा इस प्रोसेस में वो Q10 या यूनिक्विनोन होगा, कोएंजाइम Q10 होगा या यूनिक्विनोन होगा, जो कि एक लिपिड सॉल्युबल एंजाइम है। The start of the reaction and indeed of the entire electron chain is the binding of the NADH molecule to the complex 1। जैसे ही NADH molecule जो है वो complex 1 से bind करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन डोनेशन की प्रोसेस होगी, वैसे ही ये पूरा जो रिएक्शन है, ये जो फर्स्ट स्टेप है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का, वो इनिशिएट हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन्स एंटर कॉम्प्लेक्स 1 बाय प्रोस्थेटिक ग्रुप अटैच टू कॉम्प्लेक्स 11 न्यूक्लियोटाइड मोनोन्यूक्लियोटाइड। जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कॉम्प्लेक्स 1 में कैसे एंटर करेंगे, अटैच होके FMN को अटैच होके फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड से अटैच होके इलेक्ट्रॉन्स कॉम्प्लेक्स 1 तक एंटर करेंगे। एडिशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स टू FMN
कन्वर्ट्स इट टू रिड्यूस्ड फॉर्म, और जैसे ही इलेक्ट्रॉन ऐड करे FMN को, वैसे ही FMN फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा और FMNH2 बना देगा। इलेक्ट्रॉन्स का फिर ट्रांसफर होगा एक सीरीज के थ्रू, आयन सल्फर क्लस्टर की एक सीरीज के थ्रू होगा। सेकेंड काइंड ऑफ प्रोस्टेटिक ग्रुप, ठीक है, बस ये याद रखना इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसपोर्ट एक सीरीज के थ्रू होगा। थोड़ा सा हम यहाँ पे रिड्यूस भी कर सकते हैं, जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं हम केवल वही ध्यान रखें। लिखने के हिसाब से मैंने थोड़ी ज़्यादा लिख दी है कि कभी कॉम्पिटिटिव के लिए भी आपको यूजफुल रहे, लेकिन आपको थोड़ा सा यहाँ पे रिड्यूस करना होगा। अब जैसे ही इलेक्ट्रॉन पास करेगा थ्रू दिस कॉम्प्लेक्स 4 प्रोटॉन्स की, मैं बता चुकी हूँ कि एक इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट होगा कॉम्प्लेक्स 1 से, उसके एवज में 4 प्रोटॉन्स की पंपिंग होगी, ठीक है। हाँ, ताकि किस तरह से होता है एकदम वो पूरा जो प्रोसेस है वो अभी क्लियर नहीं है, लेकिन ये है कि जो कॉम्प्लेक्स 1 है उसके अंदर कन्फर्मेशनल चेंज हो जाता है, जिससे कि प्रोटॉन्स का ट्रांसफ़र होता है ना। एंड कुछ प्रोटीन्स हैं जो प्रोटॉन से बाइंड करेंगे ऑन दी एन साइड ऑफ द मेम्ब्रेन एंड रिलीज देम ऑन दी, और इसके बाद इसे पी साइड ऑफ द मेम्ब्रेन पे रिलीज कर दिया जाएगा। फाइनली द इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम द चेन ऑफ आयन सल्फर क्लस्टर्स टू अ यूनिक्यूनोन मॉलिक्यूल इन द मेम्ब्रेन, और फाइनली इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होगा आयन सल्फर क्लस्टर्स से कहाँ, यूबिक्यूनोन मॉलिक्यूल्स तक मेम्ब्रेन में, ठीक है। और फिर यूबिक्यूनोन का भी रिडक्शन है, ठीक, ये बात इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, आप केवल इतना याद रखिएगा टू समराइज कि जो कॉम्प्लेक्स 1 है वो NADH के FMN के रिडक्शन से वो प्रोसेस स्टार्ट होती है। NADH जब वहाँ जाके जुड़ता है, कॉम्प्लेक्स 1 का फॉर्मेशन होता है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट होता है, इलेक्ट्रॉन वहाँ पर जैसे ही हाइड्रोजन आयन जो है, मतलब NADH का जो रिडक्शन हुआ, हाइड्रोजन आयन रिलीज हुआ, हाइड्रोजन आयन स्प्लिट करा प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट हुआ कॉम्प्लेक्स 1 से आगे की तरफ। जैसे ही इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट हुआ, फटाफट से एक इलेक्ट्रॉन की एवज में 4 प्रोटॉन पंप कर दिए गए बाहर की तरफ, है ना, बस। और जैसे ही पंप हुए वैसे ही ये प्रोसेस जो है ये इनिशिएट हो गया, इतना याद रखिएगा। देन दूसरा जो कॉम्प्लेक्स है वो सक्सीनेट क्यू ऑक्सीडो रिडक्टेज होता है, जिसको कॉम्प्लेक्स सेकेंड या सक्सीनेट डिहाइड्रोजिनेज भी बोलते हैं। फर्स्ट वाले को हम NADH डिहाइड्रोजिनेज बोल रहे थे, सेकेंड वाले को हम सक्सीनेट डिहाइड्रोजिनेज बोलेंगे, विच इज द सेकेंड एंट्री पॉइंट टू द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ये सेकेंड एंट्री पॉइंट है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के लिए, और ये थोड़ा सा अनयूजुअल भी है क्योंकि इट इज़ दी ओनली एंजाइम दैट इज अ पार्ट ऑफ बोथ सिट्रिक एसिड साइकिल एंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ये एकमात्र ऐसा एंजाइम है जो कि सिट्रिक एसिड साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन दोनों का ही एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। कॉम्प्लेक्स 2 कंसिस्ट ऑफ 4 प्रोटीन सब यूनिट एंड कंटेन्स अ बाउंड फ्लेविन एडेनाइन न्यूक्लियोटाइड। इसमें 4 प्रोटीन सब यूनिट होते हैं और एक बाउंड फ्लेविन एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड को फैक्टर होता है। आयन सल्फर क्लस्टर्स होते हैं, एक हीम ग्रुप होता है जो पार्टिसिपेट नहीं करते इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में, but it is believed to be more important in decreasing the production of reactive oxygen species। ये माना गया है कि ये रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज का प्रोडक्शन कम कर सकते हैं। इट ऑक्सीडाइजेज सक्सीनेट टू फ्यूमरेट एंड रिड्यूसेस क्यूबिक्यूनोन। ये सक्सीनेट को फ्यूमरेट में ऑक्सीडाइज कर सकते हैं और क्यूबिक्यूनोन को रिड्यूस कर सकते हैं। As this reaction releases less energy than the oxidation of NADH, complex second does not transport proton across the membrane and does not contribute to proton gradient। ये important बात है कि जो complex second है वो complex first की अपेक्षा कम एनर्जी जनरेट करता है, कम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्टेशन कर पाता है, इस वजह से वो एनर्जी का इस्तेमाल भी नहीं कर पाता और इसी कारण वो प्रोटॉन्स को बाहर पंप नहीं कर पाता, और क्योंकि वो प्रोटॉन को पंप नहीं कर पाता इसलिए प्रोटॉन ग्रेडियंट भी क्रिएट नहीं कर पाता है, ठीक है। जैसे सक्सीनेट प्लस FAD ये फ्यूमरेट दे रहा है, 2 हाइड्रोजन रिलीज हो रहे, वो सब हो रहा है, लेकिन यहाँ पे एनर्जी उस मात्रा में जनरेट नहीं हो रही है कि प्रोटॉन की पंपिंग हो सके, ये प्रोटॉन ग्रेडियंट क्रिएट हो सके, ठीक है। नेक्स्ट आता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर फ्लेवोप्रोटीन क्यू ऑक्सीडो रिडक्टेज। ये याद रखिएगा, कॉम्प्लेक्स सेकंड जो है वो प्रोटॉन ग्रेडियंट क्रिएट करने में और प्रोटॉन को बाहर ट्रांसपोर्ट करने में असक्षम है। कॉम्प्लेक्स 1 ये कर पा रहा था और कॉम्प्लेक्स 2 ये नहीं कर पा रहा। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर फ्लेवोप्रोटीन यूबिक्यूनोन ऑक्सीडो रिडक्टेज
also known as electron transferring flavoprotein dehydrogenase, is a third entry point to the electron transport chain. ये third entry point है electron transport chain के लिए. It is an enzyme that accepts electron from electron transferring flavoprotein in the mitochondrial matrix and uses this electron to reduce ubiquinone. ये जो है ये third enzyme जो कि इलेक्ट्रॉन को अगेन एक्सेप्ट करता है फ्लेवोप्रोटीन से और इन इलेक्ट्रॉन का इस्तेमाल करके यूबिक्विनोन को रिड्यूस कर देता है. This enzyme contains a flavin and a 4S cluster, but unlike the other respiratory complexes, it attaches to the surface of the membrane and does not cross the lipid bilayer. ये केवल मेम्ब्रेन की सतह पर लगेगा. ये रिड्यूस कर देगा यूबिक्विनोन को, लेकिन ये केवल मेम्ब्रेन की सतह पर अटैच होगा, मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं करेगा. ऊपर तक आपने जितने देखे थे वो मेम्ब्रेन को क्रॉस कर रहे थे, ये मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं करेगा. इन मैमल्स द मेटाबॉलिक पाथवे इज important in beta oxidation of fatty acid and catabolism of amino acid and choline, as it accepts electron from multiple acetyl coenzyme A dehydrogenase. In plants, ETFQ oxidoreductase is also important in metabolic responses that allow survival and extend period of darkness. ठीक है, मैमल्स में मेटाबॉलिक पाथवे ये इंपॉर्टेंट होता है बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड में और अमीनो एसिड के कैटाबॉलिज्म में. ये इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करता है एसिटाइल कोएंजाइम डिहाइड्रोजिनेस से, है ना. प्लांट्स में ये ETFQ ऑक्सीडोरिडक्टेज इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है मेटाबॉलिक रिस्पॉन्सेज में और प्लांट को डार्कनेस के पीरियड में सर्वाइव करने की शक्ति देता है. देन थर्ड कॉम्प्लेक्स जो आता है यहाँ पे, ये सब अभी सेकंड के अंतर्गत ही चल रहा था. अब थर्ड जो आता है वो आता है क्यू साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज. क्यू साइटोक्रोम सी ऑक्सीडोरिडक्टेज इज ऑल्सो नोन एज साइटोक्रोम सी रिडक्टेज. ये साइटोक्रोम BC1 कॉम्प्लेक्स और सिंपली कॉम्प्लेक्स 3, ठीक है, ये इन सभी नामों से जाना जाता है. साइटोक्रोम BC1 कॉम्प्लेक्स या साइटोक्रोम सी रिडक्टेज या कॉम्प्लेक्स 3. इन मैमल्स दी एंजाइम इज अ डाइमर. मैमल में ये एंजाइम डाइमर 2 सब यूनिट का बना हुआ देखा जाता है, जिसमें हर सब यूनिट एवरी सब यूनिट कॉम्प्लेक्स कंटेन्स 11 प्रोटीन. हर सब यूनिट कॉम्प्लेक्स जो है वो 11 प्रोटीन्स कंटेन करता है. आयरन सल्फर क्लस्टर कंटेन करता है एंड 3 साइटोक्रोम. 3 साइटोक्रोम होते हैं, 1 साइटोक्रोम C1, 2B साइटोक्रोम. A cytochrome is a kind of electron transferring protein that contains at least one heme group. और cytochrome क्या है? इलेक्ट्रॉन ट्रांसफरिंग प्रोटीन होता है जिसमें एटलीस्ट एक आयन ग्रुप होता है. The iron atom inside the complex 3 heme group alternates between a reduced ferrous and ferric state as the electrons are transferred through the protein. और जो आयरन एटम है उसके अंदर ये फेरस और फेरिक के बीच में वो जो आयरन का स्टेट है वो ट्रांसपोर्ट होता रहता है. मतलब उसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +2 से +3 में चेंज होता रहता है एज द इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर्ड थ्रू द प्रोटीन. मतलब जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट होता है वैसे वैसे ये जो आयन का ऑक्सीडेशन स्टेट है ये +2 और +3 के बीच में वेरी करता रहता है. द रिएक्शन कैटेलाइज्ड बाय कॉम्प्लेक्स 3 इज द ऑक्सीडेशन ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ यूबिक्विनोन एंड द रिडक्शन ऑफ 2 मॉलिक्यूल ऑफ साइटोक्रोम सी. जो रिएक्शन कैटेलाइज होता है कॉम्प्लेक्स 3 से उसमें एक मॉलिक्यूल का यूबिक्विनोन के एक मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन होता है और साइटोक्रोम सी के 2 मॉलिक्यूल का रिडक्शन होता है. A heme protein loosely associates with the mitochondria और एक हीम प्रोटीन जो है वो लूजली माइटोकॉन्ड्रिया से जाकर जुड़ जाता है. Unlike coenzyme Q which carries 2 electrons, cytochrome C carries only 1 electron. और unlike coenzyme Q के जैसे ही जिसमें कि 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, साइटोक्रोम C जो होता है वो केवल 1 इलेक्ट्रॉन कंटेन करता है. साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज या कॉम्प्लेक्स 4. अब आता है साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज या फिर कॉम्प्लेक्स 4. जो साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज है उसको कॉम्प्लेक्स 4 भी बोला जाता है. ये फाइनल प्रोटीन कॉम्प्लेक्स है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का. मेमेलियन एंजाइम हैज़ एक्सट्रीमली कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर एंड कंटेन 13 सब यूनिट. इसमें 13 सब यूनिट होते हैं, 2 हीम ग्रुप होते हैं और बहुत सारे मेटल आयन कोफैक्टर उपस्थित होते हैं. ठीक है, इन ऑल 3 एटम ऑफ कॉपर, एक मैग्नीशियम और एक जिंक का आइटम इसमें पाया जाता है. 3 एटम कॉपर के, एक मैग्नीशियम का और एक जिंक का आइटम इसमें पाया जाता है.
The enzyme mediates the final reaction in the electron transport chain and transfers electron to oxygen and hydrogen while pumping proton across the membrane. जो एंजाइम है वो फाइनल रिएक्शन कैरी करवाता है और इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीजन से और हाइड्रोजन तक ट्रांसफर्स इलेक्ट्रॉन्स टू ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन वाइल पंपिंग प्रोटॉन्स अक्रॉस, और इलेक्ट्रॉन को ट्रांसपोर्ट भी करवाता है ये कॉम्प्लेक्स और साथ ही साथ प्रोटॉन की पंपिंग भी करवाता है बाहर, है ना. फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ऑक्सीजन विच प्रोवाइड्स मोस्ट ऑफ द एनर्जी रिलीव्ड इन द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इज ऑल्सो कॉल्ड एज टर्मिनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर. जो फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है ये ऑक्सीजन का, और इसको टर्मिनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के नाम से भी जाना जाता है. इट इज रिड्यूस्ड टू वाटर इन दिस स्टेप विच रिलीजेज हाफ ऑफ ऑल द एनर्जी इन एरोबिक रेस्पिरेशन. ठीक है, यहाँ वाटर रिलीज हो जाता है और आधी से ज़्यादा एनर्जी जो एरोबिक रेस्पिरेशन में इस्तेमाल हो रही है वो भी रिलीज हो जाती है. बोथ द डायरेक्ट पंपिंग ऑफ प्रोटॉन एंड कंजम्पशन ऑफ मैट्रिक्स प्रोटॉन इन द रिड्यूस्ड ऑक्सीजन कॉन्ट्रीब्यूट टू प्रोटॉन ग्रेडियंट. दोनों जो डायरेक्ट पंपिंग होती है प्रोटॉन की और जो कंजम्पशन होता है मैट्रिक्स प्रोटॉन का, वो प्रोटॉन ग्रेडियंट को कंट्रीब्यूट करता है. रिएक्शन जो है वो कैटेलाइज होती है, यहाँ ऑक्सीडेशन हो जाता है साइटोक्रोम सी का एंड रिडक्शन हो जाता है ऑक्सीजन का. यहाँ साइटोक्रोम सी का ऑक्सीडेशन हो जाता है और रिडक्शन हो जाता है ऑक्सीजन का रिडक्शन हो जाता है. ठीक है, अब नेक्स्ट आता है एटीपी सिंथेटेज या कॉम्प्लेक्स 5. एटीपी सिंथेटेज को कॉम्प्लेक्स 5 भी कहा जाता है. इट यूजेस ईटीसी टू जनरेट प्रोटॉन ग्रेडियंट अक्रॉस द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन. ये ईटीसी को यूज़ करके प्रोटॉन ग्रेडियंट इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के अक्रॉस जनरेट करता है और एटीपी का फॉर्मेशन करवाता है. एटीपी सिंथेटेज जो है इट कंटेन्स अप टू F0 एंड F1 सब यूनिट. ये कंटेन करता है F0 और F1 सब यूनिट विच एक्ट्स एज अ रोटेशनल मोटर सिस्टम. और जो F0 F1 सब यूनिट होता है वो रोटेशनल मोटर सिस्टम कंटेन करता है. F0 जो है वो एक हाइड्रोफोबिक हिस्सा होता है, यानी पानी से डरने वाला हिस्सा होता है, और माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के अंदर ढसा हुआ हिस्सा होता है. इट कंटेन्स अ प्रोटॉन कॉरिडोर दैट इज प्रोटोनेटेड एंड डीप्रोटोनेटेड रिपीटेडली. और इसमें जो है वो एक पूरा का पूरा प्रोटॉन का आंगन इसे कह सकते हो आप. यहाँ प्रोटॉन बार बार प्रोटोनेशन होता है, यानी प्रोटॉन का एडिशन, और यहाँ से प्रोटॉन का डिलीशन भी कह सकते हो आप. बार बार यहाँ प्रोटोनेशन और डीप्रोटोनेशन होता है, और H+ आयंस यहाँ पर बार बार डाउन द ग्रेडियंट भेजे जाते हैं, है ना. ऑल्टरनेटिंग आयनाइजेशन ऑफ F0 कॉजेज रोटेशन, और बार बार F0 का आयनाइजेशन होने से रोटेशन क्रिएट होता है, जिससे कि F1 सब यूनिट्स का भी ओरिएंटेशन चेंज होता है. F1 जो है वो F0 अगर हाइड्रोफोबिक है तो F1 हाइड्रोफिलिक है, यानी कि वाटर लविंग है, और ये माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में पाया जाता है. एंड कन्फर्मेशनल चेंजेस इन दी F1 सब यूनिट कैटेलाइजेस द फॉर्मेशन ऑफ ATP फ्रॉम ADP. और इसी के साथ अगर F1 के अंदर कन्फर्मेशनल चेंज होते हैं तो उससे ATP का फॉर्मेशन होता है ADP से, और यहाँ फॉस्फेट भी इन्वॉल्व होता है. फॉर एवरी 4 H+ आयंस 1 ATP इज प्रोड्यूस. हर 4 H+ आयंस के लिए एक ATP का प्रोडक्शन होता है. और ATP सिंथेटेज जो है दैट कैन बी फोर्स्ड टू रन इन रिवर्स, और ATP सिंथेटेज रिवर्स में रन करता है कंज्यूमिंग ATP टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन ग्रेडियंट, है ना. और ATP का प्रोडक्शन हाइड्रोजन ग्रेडियंट भी प्रोड्यूस करता है, जैसा कि कुछ बैक्टीरिया में देखा गया है. ATP सिंथेटेज इज अ मैसिव प्रोटीन कॉम्प्लेक्स. ATP सिंथेटेज क्या है? एक बहुत बड़ा प्रोटीन कॉम्प्लेक्स है और जिसका कि मशरूम लाइक शेप है. द मैमेलियन एंजाइम कॉम्प्लेक्स कंटेन्स 16 सब यूनिट एंड हैज़ अ मास ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 600 किलो डाल्टन. जो पूरा का पूरा ये एक मैसिव एंजाइम है, इसमें 16 सब यूनिट होते हैं और इसका 600 किलो डाल्टन्स जो है वो वेट है. द प्रोटॉन एम्बेडेड विद इन द मेम्ब्रेन इज कॉल्ड F0. जो प्रोटॉन मेम्ब्रेन के अंदर होता है उसको F0 कहते हैं, और इसमें एक रिंग होती है C सब यूनिट की जिसको प्रोटॉन चैनल कहते हैं. एक स्टॉक होता है और एक बॉल शेप्ड हेड पीस होता है, जिसको स्टॉक मतलब एक स्टिक्स टाइप का स्ट्रक्चर होता है. एक बॉल शेप का आपको कॉम्प्लेक्स दिख रहा होगा जिसको F1 पोर्शन कहते हैं, जिसमें 6 अलग अलग टाइप के प्रोटीन हैं, जिसमें से कि 3 अल्फा सब यूनिट हैं और 3
बीटा सब यूनिट है। वेरेज स्टॉक कंसिस्ट ऑफ वन प्रोटीन दी गामा सब यूनिट विद द टिप ऑफ द स्टॉक एक्सटेंडिंग इनटू द बॉल। जो स्टॉक होती है उसमें केवल गामा सब यूनिट होता है और इसकी जो टिप है स्टॉक की वो बॉल से जुड़ी हुई होती है। बोथ अल्फा एंड बीटा सब यूनिट बाइंड न्यूक्लियोटाइड बट ओनली द बीटा सब यूनिट कैटेलाइजेस द एटीपी सिंथेसिस। केवल जो बीटा सब यूनिट होता है वही एटीपी सिंथेसिस करवाता है, वही एटीपी सिंथेसिस में पार्टिसिपेट करता है ना। देन रीचिंग अलॉन्ग द साइड ऑफ F1 पोर्शन एंड बैक इनटू द मेम्ब्रेन इज ए लॉन्ग रॉड लाइक सब यूनिट दैट एंकर्स अल्फा एंड बीटा सब यूनिट इनटू द बेस ऑफ द एंजाइम। F1 पोर्शन के सारे एक लंबा सब यूनिट होता है जो कि अल्फा और बीटा सब यूनिट को जोड़ के रखने का काम करता है। एज प्रोटॉन्स अक्रॉस द मेम्ब्रेन थ्रू द चैनल इन द बेस ऑफ द एटीपी सिंथेसिस द F0 प्रोटीन ड्रिवन मोटर रोटेट्स। जैसे जैसे प्रोटॉन्स मूव करते हैं चैनल में वैसे वैसे जो F0 प्रोटीन ग्रेडियंट मोटर होता है वो रोटेट करता है। एंड रोटेशन माइट बी कॉज्ड बाय चेंजेस इन द आयनाइजेशन ऑफ अमीनो एसिड इन द रिंग ऑफ C subunit causing electrostatic interaction that propel the ring of C subunit past the proton channel। ये बस ये बता रहा है, ये ध्यान रखिएगा कि किस तरह से प्रोटॉन चैनल जो है किस तरह से रोटेशन क्रिएट होता है और जो रोटेशन है उससे किस तरह से सेंट्रल एक्सिस यानी कि गामा सब यूनिट स्टॉक का और अल्फा बीटा सब यूनिट जो कि ऊपर प्रेजेंट है उनका रोटेशन होता है। एंड दी अल्फा बीटा सब यूनिट है प्रिवेंटेड फ्रॉम रोटेटिंग देमसेल्फ बाय द साइड आर्म। लेकिन क्योंकि साइड आर्म प्रेजेंट होता है इसलिए अल्फा और बीटा सब यूनिट रोटेट नहीं कर पाते है ना। एंड द मूवमेंट ऑफ द टिप ऑफ द गामा सब यूनिट विद इन द बॉल एंड अल्फा एंड बीटा सब यूनिट प्रोवाइड एनर्जी फॉर द एक्टिव साइड इन द बीटा सब यूनिट टू अंडरगो अ साइकिल ऑफ मूवमेंट दैट प्रोड्यूसेस देम टू रिलीज एटीपी। किस तरह से ये जो मूवमेंट हो रहे हैं अल्फा और बीटा का मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट हो गया है, गामा जो सब यूनिट है वो मूवमेंट कर रहा है ना, और एक एक्टिव साइड जनरेट कर रहा है जिससे कि बीटा सब यूनिट में कुछ मूवमेंट स्लाइड से जनरेट हो रहे हैं जिससे कि एटीपी का प्रोडक्शन हो रहा है। ठीक है, द एटीपी सिंथेसिस रिएक्शन इज कॉल्ड द बाइंडिंग चेंज मैकेनिज्म एंड इन्वॉल्व्स द एक्टिव साइड ऑफ द बीटा सब यूनिट। जो एटीपी सिंथेसिस का रिएक्शन है वो केवल बीटा सब यूनिट कि जो एक्टिव साइट है उसकी मदद से होता है। और ये एक्टिव साइट ये तो ओपन स्टेट में रह सकती है या तो लूज स्टेट में रह सकती है। इन दी ओपन स्टेट एटीपी एंड फॉस्फेट एंटर दी एक्टिव साइट। जब बीटा सब यूनिट की ओपन फेज होती है तो एटीपी और फॉस्फेट एक्टिव साइट से जाके बाइंड हो जाते हैं एंड दी प्रोटॉन दैट क्लोजेस अप अराउंड द मॉलिक्यूल एंड बाइंड्स देम लूजली द लूज स्टेट। और एटीपी और फॉस्फेट जो है वहाँ जाकर बाइंड हो जाते हैं और प्रोटॉन जो है वो कवर कर लेता है और एक स्ट्रॉन्ग बाइंडिंग करा देता है एटीपी और फॉस्फेट की, किससे, बीटा सब यूनिट के एक्टिव साइड से। ठीक है, द एंजाइम दैट चेंजेस द शेप एंड फोर्सेस दिस मॉलिक्यूल टू बी टुगेदर विद इन द एक्टिव साइड रिजल्ट्स इन द टाइट स्टेट। और एक टाइट बॉन्डिंग क्रिएट हो जाती है एडीपी फॉस्फेट की, कहाँ, बीटा सब यूनिट के एक्टिव साइड पे। एंड फाइनली एक्टिव साइड साइकिल बैक्स इनटू द ओपन स्टेट रिलीजिंग। और उसके बाद पहले टाइट बाइंडिंग क्रिएट हो गई, देखो स्ट्रक्चर बंद हो गया और उसके बाद थोड़ी देर बाद ये वापस से खुलेगा और एटीपी को रिलीज कर देगा, है ना। मल्टीपल बाइंडिंग होगी, स्ट्रक्चर क्रिएट होगा पहले और फिर फाइनली वो खुल के और रिलीज कर देगा, एटीपी का फॉर्मेशन हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन्स डू नॉट ऑकर इन फ्री फॉर्म बट ऑलवेज आर अ पार्ट ऑफ मॉलिक्यूल। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में आप देखोगे कि सदैव इलेक्ट्रॉन का जो ट्रांसपोर्ट है वो बाउंड फॉर्म में ही हुआ है, मतलब एक कॉम्प्लेक्स से दूसरे कॉम्प्लेक्स में हुआ है और फ्री इलेक्ट्रॉन मूवमेंट यहाँ पर नहीं देखा गया है। और इसका पूरा सार ये है कि इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट होगा, प्रोटॉन को बाहर पंप करेंगे, वो प्रोटॉन री एंटर करेगा माइटोकॉन्ड्रिया में, इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से, इलेक्ट्रॉन के ट्रांसपोर्ट से एनर्जी जनरेट होगी जो एटीपी सिंथेसिस में इस्तेमाल कर ली जाएगी। ये थोड़ा लंबा टॉपिक है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड भी है, आपको बार बार वीडियो देखना रहेगा, है ना, देखिएगा और फिर कोई डाउट हो तो बताइएगा। रिसेंट स्टडी बस इसमें इतनी है कि 2010 में जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट मॉलिक्यूलर जंक्शन में स्टडी किया गया और 2019 में रैमसे ने इलेक्ट्रॉन कैरियर और एनर्जी कंजर्वेशन इन माइटोकॉन्ड्रियल रेस्पिरेशन पे कुछ नई डिस्कवरीज
की हैं जो कि इन्होंने अपने पेपर में रिपोर्ट करी हैं। आप कंक्लूजन में बस यही है, कंक्लूजन जो मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रॉन्स की मदद से, इलेक्ट्रॉन के ट्रांसपोर्टेशन से एनर्जी जनरेट की जाती है, जिसका इस्तेमाल प्रोटॉन की पंपिंग में और फाइनली एनर्जी के प्रोडक्शन में किया जाता है, और फाइनली इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की मदद से एटीपी प्रोड्यूस किया जाता है। अल्टीमेटली हम जो भी कंज्यूम करते हैं हमारी बॉडी में, उसका एंड प्रोडक्ट एटीपी होता है, चाहे वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो, पहले प्रोटीन लें या फैट लें, जो भी हम लेते हैं अल्टीमेटली इट हैज़ टू बी कन्वर्टेड इनटू एटीपी, क्योंकि हमारी बॉडी को एनर्जी एटीपी देता है। जो एनर्जी करेंसी हमारे सेल की वो एटीपी है, जिसका प्रोडक्शन माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मैट्रिक्स में होता है, कपल्ड बाय टू इंपॉर्टेंट प्रोसेसेस। फर्स्टली क्रेब्स साइकिल विच इज कनेक्टेड टू इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के बाद होता है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, जो कि एटीपी का प्रोडक्शन कराता है, जिसको कि हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके, वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है, ध्यान से देखिएगा, और कुछ समझ में नहीं आए तो पूछिएगा। थैंक यू वेरी मच।